क्या जीरे की खेती के अंदर 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या सर? कम से कम 70-80% तो उगना चाहिए। तो कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज दर रखे? जमीन में बीज संग्रह शक्ति कम है, 20 to 30% बीज दर ज्यादा रखो। कब बुआई करनी चाहिए? पौधों की संख्या पर एकड़ ज्यादा रखने के लिए बीज दर, पानी, जमीन की तैयारी, टेम्परेचर, बीज प्रक्रिया, ऐसे 5 मुद्दों का कार्यक्रम करना है। तो डालियां ज्यादा नहीं आती है, वो सब प्रॉब्लम क्या है? फॉस्फोरस का है। फूल और फल अवस्था पे क्या क्या फर्टिलाइजर दे, कितने पानी भी देने चाहिए, साथ में जो थ्रिप्स और माहू भी आते तो उस समय क्या करना चाहिए? टेम्परेचर कम है, जमीन में थोड़ी सी नमी है, थ्रिप्स का उपद्रव बहुत होगा। थोड़ा सा नमी ज्यादा बढ़ेगा तो माहू भी आएगा। खाती कम है और नुकसान ज्यादा कर। अगर कोहरा ज्यादा चला, 12 घंटे तक अगर ओस बिंदु रहता है तो वहाँ पे फंगस लगने का 100% चांसेस हो जाता है। आप यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लेते हो ना तो 20 से 40% उत्पादन बढ़ सकता है। और साथ साथ में दाना अच्छा भरने और दाना बड़ा करने का क्या करना चाहिए? तो आपको जो 6 क्विंटल का टारगेट है ना, वो अचीव करने में ये पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर प्रयाग गोलकिया और आज हमारे साथ जुड़े हैं तुषार भट्ट सर, जिनको इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का 20 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। और आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर तुषार सर के साथ बात करने वाले हैं जीरे की खेती के अंदर कैसे हाई प्रोडक्शन लिया जाए और उस जीरे की खेती के अंदर क्या क्या प्रश्न आते हैं। कई सारे हमारे किसान भाइयों जैसे कि जैसलमेर वगैरह जो ड्राई रीजन है राजस्थान का, वहाँ पे एकड़ के अंदर 1.5 से 2 क्विंटल आता है। अगर जोधपुर नागौर है वहाँ से 2 से 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्शन आता है। और थोड़ा बहुत जो गुजरात का बनासकांठा वगैरह रीजन है वहाँ पे 4-4.5 क्विंटल प्रति एकड़ जो है वो जीरे का प्रोडक्शन लेते हैं। तो कई सारे किसान भाइयों का ये प्रश्न होता है, क्या जीरे की खेती के अंदर 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या सर? प्रयाग सर ने अभी जो प्रश्न पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने वाला प्रश्न है। और अभी की सीजन में जब आप जीरे की खेत की तैयारी शुरू करोगे और जीरे का बीज पसंद करोगे, तभी से आपको एक टारगेट सेट करना है कि 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन शक्य है क्या और कैसे। तो किसान भाइयों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, उसमें शक्य है यस और नो, वो आपको अंत तक देखना है। कैसे हम 6 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं, क्यों नहीं आ सकता है तो कैसे आ सकता है, तो उसके कुछ पहलू हैं, उसके सब पहलू की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है बीज का, जिसमें आता है बीज दर, बीज प्रक्रिया, जर्मिनेशन, खेत की तैयारी, वो सब आता है। दूसरा आता है फर्टिलाइज़र, आप फर्टिलाइज़र कैसा डालते हो, क्यों डालते हो, कब डालते हो, वो। तीसरा आता है कीट व रोग व्यवस्थापन। चौथा आता है इसमें खरपतवार का नियंत्रण। और उसके साथ ही साथ में कुछ स्टेज में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। पांचवा और मुख्य पॉइंट है, जैसे कि जीरा जो होता है वो 20 से 40% क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। मतलब कि आपके जीरे में मधुमक्खी का आना संभव होगा तो 40% प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। वाह, बराबर। तो आप वो कैसे करोगे, बराबर, और क्यों नहीं हो रहा है, बराबर। तो ये पांचवा मुद्दा है। अभी और एक छठा मुद्दा है, लेकिन ये सब इसका एक्सट्रैक्ट करके हम जब बनाते हैं, बराबर, तो कीट रोग वगैरह का ही है, लेकिन जमीन की क्षारीयता है, बराबर, लवणीयता है, वो सब मायने रखता है। और कहाँ कहाँ पे मायने रखता है वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। 5 मुद्दों का कार्यक्रम है यहाँ पे। पहला मुद्दा बीज, दूसरा जमीन, तीसरा कीट रोग, चौथा खरपतवार, और पांचवा जैसे मैंने बताया कि वो 20 से 40% प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, मधुमक्खी वाला पॉइंट। और फिर जमीन की लवणीयता। ये जो मुद्दे हैं कौन सी अवस्था में रोल प्ले करते हैं, मतलब अपना असर दिखाते हैं, वो अवस्था में हम चर्चा करेंगे। तो खास करके सर आपने 6 चरण बताए हैं। तो सबसे पहला जो उत्तम जो है वो बीज से शुरू करते हैं। तो खास करके कौन सी वैरायटी पसंद करनी चाहिए और वो जो बीज है उसका अच्छा सा जर्मिनेशन और अच्छा सा फुटाव लेने के लिए क्या पहले चरण में करना चाहिए किसान भाइयों को? बीज एक पहला और मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रयाग भाई ने तो पूछ लिया कि जर्मिनेशन कैसे ज़्यादा लाए, लेकिन मैं आपको उसमें भी अलग अलग पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है बीज की गुणवत्ता। तो बीज जो होता है उसमें बीज में आप देख सकते हो कि बीज के साथ उसके आगे थोड़ा सा छोटा सा डंठल होता है, तो वो डंठल को टेस्टा बोलते हैं। टेस्ट। और उसका आगे थोड़ा गदा जैसा भाग होता है,
उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। बराबर। जो बीज होता है उसमें ऑयल होता है जो मसाले में यूज होता है, उसका जो कुलिनरी इफेक्ट है वो हमको खाने में मिलता है, लेकिन वो पोषक तत्व है बीज। और वो डंठल जो है वो एक्चुअली जर्मिनेशन उसमें जॉइंट में से आता है। बराबर, जिसको एम्ब्रियो या तो गर्भ बोलते हैं। जिस जीरे के बीच में आपको वो डंठल टूटा हुआ मिले या 10% 5% हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मिले तो आप समझो कि ये बीज थोड़ा कम काम का है, जर्मिनेशन कम आएगा। और ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पहला है जर्मिनेशन, उगा हुआ जो आता है ना, कितना उगता है खेत में। बराबर, तो कम से कम 70-80% तो उगना चाहिए। तो अगर पहले से ही वो नहीं है, कट गया है, निकल गया है, तो जर्मिनेशन नहीं आएगा। बीज की वेराइटी तो एक ही आपको पता है, 80 से 90% खेतों में वो जो गुजरात क्यूमिन, कौन सी वेराइटी? 4। तो गुजरात क्यूमिन 4 नंबर की वेराइटी लगती है। वो उखेड़ा रोग के सामने थोड़ी प्रतिकारक है। बाकी सब वेराइटी गुजरात क्यूमिन 2 नंबर जो है वो इतना प्रतिकारक नहीं है। दूसरी वेराइटी नई नई आई है, लेकिन अभी मार्केट में इतनी डेवलप नहीं हुई है। एग्रोस्टार कंपनी ने बहुत रिसर्च करके क्यूमेक्स बनाया है। बराबर, तो क्यूमेक्स भी बहुत अच्छी 4 नंबर जैसी वेराइटी है और वो उसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी सब कंपनियों की भी अच्छी है, आप देख लेना। आप आपकी तरह से, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ वो चेक कर लेना। अभी बीज की क्वालिटी हो गई, बीज कैसा दिखता है। दूसरा होता है बीज प्रक्रिया। जैसे आपको सबको पता है कि उसमें ऑल्टरनेरिया आती है, फ्यूजेरियम वगैरह फंगस आती है। वो सब फंगस जीरे के बीज के साथ भी थोड़ी बहुत आती है और थोड़ी ज़मीन में भी होती है। तो उसके लिए आपको बीज प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बीज प्रक्रिया बहुत ही मायने रखती है। कंपनियां ज़्यादातर बीज प्रक्रिया करके देती है, लेकिन आप पूछ लो अगर बीज प्रक्रिया के साथ आपको नहीं मिला है तो आप बीज प्रक्रिया अवश्य कर लो कि आपको बीज दर कितना रखना है। बराबर, जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों का हाँ। रेत के और मिट्टी के हिसाब से प्रश्न रहता है। तो है। कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज दर रखे और कब बुआई करे हाँ। तो भी बेस्ट रहेगा? तो 1 एकड़ में 1.5 से 2 किलो अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ज़मीन में बीज संग्रह शक्ति कम है तो थोड़ा आप 20 to 30% ज़्यादा डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी बलुई, मतलब कि आप जैसलमेर में अगर कर रहे हो, बाड़मेर में कर रहे हो, या तो ये जोधपुर का कुछ इलाका है वहाँ पे कर रहे हो, तो ये बहुत मायने रखता है कि आप थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखो। यहाँ पे आप गुजरात की बात कर रहे हो तो गुजरात में बनासकांठा के आसपास कर रहे हो तो बीज दर थोड़ा ज़्यादा रखो, 2 से 3 किलो के बीच में रखो। 3 किलो रखोगे भी अच्छा है। लेकिन पाटन के आसपास में करते हो तो थोड़ा बीज दर 1.5 से 2 किलो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे बलुई दोमट ज़मीन है, दोमट है और नमी की संग्रह शक्ति भी ज़्यादा है वहाँ पे। कई इलाकों में तो, कई गाँव में तो ऐसा है कि जीरे में पानी नहीं देते, ऐसे ही उग जाता है। तो वहाँ पे आप 1.5 से 2 किलो रख सकते हो। कच्छ में भी आप अगर खेती कर रहे हो तो आपको 2 किलो के आसपास रखना है। ये पॉइंट हो गया बीज दर का कि अभी आपने बीज को डाल दिया ज़मीन में, तो वहाँ से लेके लगभग ये जीरा निकाल दो तो भी 12 दिन से लेके 20 दिन लगाता है, अलग अलग ज़मीन में, अलग अलग खेत में। अभी यहाँ पे पॉइंट है पानी का, इरिगेशन का, सिंचाई का, पॉइंट है खाद का, लेकिन वो जर्मिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी स्टेज में हम बात करते हैं। इस स्टेज में ऐसी बात है कि अगर आपकी ज़मीन बहुत ही बलुई है और पानी पकड़ती नहीं है तो आपको बीज दर तो ज़्यादा रखना है, लेकिन जो बेसल डोज फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करते हो उसमें संचार का उपयोग करना है। संचार जो कि एक ऐसा उर्वरक है, तो उर्वरक के साथ साथ उसमें बैक्टीरिया भी है, लेकिन ज़मीन की उर्वरा शक्ति तो बढ़ाता है, उसके साथ ही साथ में ज़मीन में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, बराबर, ज़मीन में नमी संग्रह करने की शक्ति बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बीजाई कैसे करते हो। आप बीजाई 2 तरह से करते हो। पहला जो मुद्दा है वो ऐसे फेंक के कर देते हैं, मतलब ऐसे क्यारी तैयार करके उसमें फेंक के कर देते हैं। उसके बाद में आपको प्लैंकिंग करना बहुत ही आवश्यक है। प्लैंकिंग मतलब एक समार चला दो, हल्की चला दो तो भी चलेगा, क्योंकि क्यूमिन का बीज है ना, मिट्टी के संपर्क में आना चाहिए 100%। तो कम से कम 70% तो आना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपकी ज़मीन में ऊपर से पानी बहेगा, पानी के साथ जीरा चला जाएगा। या तो दूसरा प्रॉब्लम होने की संभावना है, ऊपर की साइड जीरा है, ऐसे जीरा पड़ा है मानो, तो यहाँ पे नमी नहीं है, नीचे नमी है। 2 दिनों के बाद रेतीली मिट्टी है वो सूख जाएगी। सूखने के बाद ये मरेगा नहीं,
लेकिन क्या होगा, बाजू में ये पड़ा है, अभी ये थोड़ा सा ऐसे अंदर पड़ा है, 70-80% दबा हुआ, तो ये टाइम पे 12-13 दिनों में 15 दिनों में उग के बाहर आ जाएगा। ये दूसरे या तीसरे पानी के 30 दिन के बाद जब पानी देते ये बाहर आएगा, तो ये मामा बंजा हो जाएगा। आपको लगेगा बीज में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली बीज में प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। ये बड़ा होगा, ये पीछे जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन एक साथ में आना जरूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग एक साथ में चाहिए। प्रोडक्शन 6 क्विंटल अगर लेना है आपको, तो आपको ये मुद्दा ध्यान में रखना है कि आपको प्लैंकिंग करना जरूरी है। या तो आप सीड ड्रिल से भी कर सकते हो, बहुत सारी कंपनियों ने डेवलप की है सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल से भी कर सकते हो। या तो मेरे से ज़्यादा आप कारीगर हो, आप कोई ऐसी टेक्निक अपनाओ कि जैसे जीरा एक साथ में सब जर्मिनेशन साथ में आ जाए, वो हमारा टारगेट है। कि ये सब प्रोसेस जब आप करते हो तो बाहर वातावरण का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि जीरे का जर्मिनेशन है ना 24 से लेकर 27 डिग्री के बीच में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 28। 30 के ऊपर आया तो जर्मिनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेट होगा, बराबर। जीरा मरता नहीं है, जीरा एक बार ज़मीन में गिर गया ना तो आपको 1 महीने के बाद भी उगेगा, 30 दिन के बाद भी उगेगा, जब ठंडी पड़ेगी तब उगेगा। लेकिन जो इम्बैलेंस होगा, कोई बड़े हो गए हैं, कोई छोटे हैं, कोई अभी उग रहे हैं, ऐसा होगा। कब जीरा बुआई करनी चाहिए, आपके पास समय है तो पहले फर्टिलाइजर डाल दो, प्लैंकिंग कर दो, तैयार कर दो, खेत तैयार है, फिर अकेला जीरा डाल दो। 30 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है तभी प्लांटिंग करना चाहिए। इसके लिए सिंपल है कि दिवाली के बाद करो। दिवाली के बाद में जनरली दिन का तापमान जो होता है वो 30-35 के बीच में रहता है, लेकिन वो दोपहर में जाता है 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक। उसके बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, मतलब 24 घंटे में से लगभग आपको 18 घंटे जितना टेम्परेचर 30 के नीचे मिलता है, तो वो जर्मिनेशन आ जाएगा। दिवाली से पहले कर दिया तो पहले पानी ले लेते हैं और ज़मीन को ठंडी बना देते हैं, और फिर शाम के टाइम पे प्लांटिंग करते हैं। तो पहली बार में ही क्या होता है, उसको कूल टेम्परेचर मतलब ठंडक मिल जाती है। टेम्परेचर बढ़ता भी है तो ज़मीन में जो नमी होती है वो उड़ जाती है, तो ज़मीन का टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है 30 के नीचे। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए, पौधों की संख्या पर एकड़ ज़्यादा रखने के लिए आपको बीज दर, पानी, ज़मीन की तैयारी, टेम्परेचर, बीज प्रक्रिया, ऐसे 5 मुद्दों का कार्यक्रम करना है, बराबर। और ये पहला स्टेप है। जब ठंडी की शुरुआत होती है तो कई किसान भाइयों ने देखा होगा, आपको भी फरियाद आई होगी, या तो कई किसान भाइयों ने पूछा होगा कि जीरे का कलर जो है ना जामुड़िया, जामली रंग का पर्पल हो कलर जाता का या रेड कलर के पत्ते बन है, जाते पत्ते हैं। बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पहले नंबर पे फॉस्फोरस की कमी है, बराबर। कोई किसान भाई ऐसा फरियाद करता है कि मेरी डालिया ही नहीं आई। अभी याद रखो, हमको 6 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है तो डालिया ज़्यादा चाहिए, डालिया के ऊपर चक्र ज़्यादा चाहिए। तो डालिया ज़्यादा नहीं आती है, वो सब प्रॉब्लम क्या है, फॉस्फोरस का है, वो सब प्रॉब्लम है जिंक का। तो यहाँ पे जब बेसल फर्टिलाइजर डालने जा रहे हो तो डीएपी अवश्य डालें, डीएपी के साथ संचार, और संचार के साथ शक्य हो तो आप सल्फर पहले ही डाल दें, नहीं तो पहले पानी के साथ जब 30 दिनों के आसपास में पहला पानी देते हो तब डाल दें। ये सब पॉइंट है, आपको लिख के रखना हो तो रख लो। ये 5 पॉइंट है जो ध्यान पे रखते हो तो पूरा खेत भरा भरा लगेगा एकदम, उसमें रोग कम से कम आएंगे, डालियाँ पूर्णतया विकसित होगी, और डालियों के ऊपर चक्र छत्र आप जो बोलते हो वो भी पूर्णतया विकसित होंगे। तो आपको जो 6 क्विंटल का टारगेट है ना, वो अचीव करने में ये पहला पड़ाव बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे कि सर बीज चयन के बारे में और प्रक्रिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो बताया, तो खास करके किसान भाइयों का ये प्रश्न होता है फूल और फल अवस्था पे क्या क्या फर्टिलाइज़र दे तो जीरे के अंदर अच्छा सा प्रोडक्शन और अच्छा सा, जैसे कि आपने बताया कि जो ब्रांचिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो चक्कर और उपचक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कैसे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करें। जीरा कब तक उगता है, 12 दिनों से लेके 20 दिनों के बीच में, बराबर। अभी जीरा उग के आएगा, उसके साथ क्या आएगा, साथ साथ खरपतवार भी आएंगे। हाँ, तो मैंने वो बताया था ना कि आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना है, क्योंकि 50 से 60% उत्पादन कम करने की क्षमता किसकी है, खरपतवार की। तो खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है खरपतवार नियंत्रण। ये खरपतवार जो है वो अलग अलग मोड पे अलग अलग दवाइयों से हो सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों से मेरी विनती है कि आप पहला और दूसरा खरपतवार नियंत्रण हाथ से कर लीजिए। फिर आपको कंट्रोल में ना रहे, मतलब खरपतवार नहीं नियंत्रण हो रहा है, तो फिर दवाइयों का उपयोग कीजिए। क्योंकि जीरा उग के, मैंने क्या बोला, जर्मिनेशन तो 12 से 15 दिनों में आता है, लेकिन किसान भाइयों को पता है कि मानो कि 15 दिन में जर्मिनेशन आया तो अगले
15 दिन तक, 30 दिन तक तो जीरा दिखता ही नहीं दिखता ही उसमें। नहीं है। बहुत ही एक्सपर्ट किसानों का काम है, बहुत एक्सपर्ट लेबर चाहिए, तो वो वहाँ से कर लेते हैं काम, तो हाथ से निकाल लेते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो शौक लगता है, मतलब ये हर्बिसाइड का, हर्बिसाइड का। बराबर। तो वो भी एक मेन पॉइंट है। हर्बिसाइड उपयोग करना है लेकिन बाद में करना है, खरपतवार नियंत्रण करना है, आज करना है, यस करना है, बराबर। तो मेन पॉइंट है खरपतवार। कहाँ से? जर्मिनेशन से बाद के पहला पानी तक। टेम्परेचर डाउन है, आप सोचो कि 15 अक्टूबर से लेके आपने प्लांटिंग किया था, तो ये 15 दिनों के बाद से लेके 30 दिनों तक वो कब आएगा? नवंबर एंड में या दिसंबर में आएगा, बराबर। तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, बराबर। आप सोचो कि टेम्परेचर कम है, ज़मीन में थोड़ी सी नमी है, ऊपर सूखा है, कौन सा टेस्ट आएगा? तो खास करके थ्रिप्स और माहू का जो है समस्या, थ्रिप्स ज़्यादा आएगी, बराबर। थ्रिप्स का उपद्रव बहुत होगा, बराबर। थोड़ा सा नमी ज़्यादा बढ़ेगा तो माहू भी आएगा। ऊपर वातावरण सूखा है, ज़मीन में नमी है, तो थ्रिप्स का तो आना ही आना तय है। और थ्रिप्स कैसी होती है? वो स्क्रैचिंग करती है, मतलब ऐसे स्क्रैचिंग करती है। स्क्रैचिंग करने के बाद उसमें से जो पानी आता है ना, वो सोखती है, तो खाती कम है और नुकसान ज़्यादा करती है। तो शुरुआत में ही अगर स्क्रैपिंग हो गया ना, मरेगा नहीं, वो बीमार ही बड़ा होगा, तो उसकी डालियाँ कम आएगी, तो प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए शुरुआत की अवस्था में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं। थ्रिप्स के नियंत्रण के जब भी आप स्टेप्स ले रहे हो, तो पहले नंबर पे आप खेत में जो ब्लू स्टिकी टेप है या तो येलो स्टिकी टेप है, 2-4 लगा के रखिए। आपको पता चलेगा कि थ्रिप्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हमारे पिछले कई वीडियो में ये दिखाया गया है कि वो कैसे लगानी, कहाँ लगानी है। कम से कम 2-4 पात तो रखिए, और शुरुआती अवस्था में ही उसका नियंत्रण अच्छी तरह से कर दीजिए। दूसरा, जब अभी स्क्रैपिंग होता है ना, तो उसमें से शुगर निकलती है। अब जब शुगर निकलती है ना, तो उसमें से ऑल्टरनेरिया आती है। तो कम ज़्यादा नहीं, थोड़ा 10%, 5% डिसीज का विकास शुरू हो जाता है। आपने बीज प्रक्रिया की होगी, मैं मना नहीं करता, कंपनी ने आपको बीज प्रक्रिया करके दिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हो चुके हैं 15, 20, 25 दिन, 30 दिन हो चुके हैं। तो उस समय पे जो आपने पूर्व में दवाई दी थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है, उसका असर आपको नई फंजीसाइड, फूग जनित रोगों को नियंत्रण करने के लिए देनी पड़ेगी, बराबर। तो एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड लगभग पहला पानी आप देते हो 25 से 30 दिनों के अंतराल पे, उससे पहले स्प्रे कर ही देनी है, डिसीज हो या ना हो। प्रिवेंटिव में, यानी कि प्रिवेंटिव करना है, बराबर। उसके साथ में आपको स्पीड में विकास वृद्धि के लिए आपको अगर कोई यूज़ करना है तो आप फास्टर वगैरह का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो फरजियात नहीं है, वो मरजियात है। आपको करना हो तो कर सकते हो जल्दी विकास के लिए। लेकिन उस समय पे आपको एक फर्टिलाइज़र का और डोज देना है। उसमें किसान भाई बहुत यूरिया डालते हैं, 50-50 किलो एकड़ में डालते हैं। कभी कभी मैंने तो 1.5 बोरी भी देखी है, मतलब 75 किलो भी देखा है। इतना नहीं डालना है, 1 एकड़ में सिर्फ 25 किलो डालना है। और उसके साथ आपको कम से कम 6 किलो सल्फर डालना है। पहले डाला या नहीं डाला मैंने फोर्स नहीं किया था। पहले मैंने क्या बताया था, आपको संचार डालना है। अभी मैं फोर्स कर रहा हूँ सल्फर का, सल्फर मैक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डालते हो तो ज़मीन में सल्फर जाएगा, ज़मीन में फैलेगा, दूसरे पोषक तत्वों को लभ्य कराएगा, फॉस्फोरस को भी लभ्य कराएगा, नाइट्रोजन को भी लभ्य कराएगा, और पूरे पोषक तत्व एक साथ में पौधे में अगर आते हैं तो डालिया, जो मैंने 6 क्विंटल का टारगेट दिया है आपने मुझे, बराबर, तो 6 क्विंटल के टारगेट के लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि सभी पोषक तत्व साथ में जाए और डालियों का विकास हो, क्योंकि 1 महीने के बाद डालियों का विकास होता है, और डालियों के विकास के 1 महीने के बाद चक्र आने शुरू होते हैं, बराबर। तो डालियों का विकास बहुत ज़रूरी है। एक जो क्यूमिन निकलता है उसमें से 3, 4, 5, 6, 7 डालियाँ निकलती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालियाँ निकले, उसके लिए आपको यूरिया के साथ केवल 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया के साथ देना है 6 किलो सल्फर। अगर पहले आपने डीएपी डाल दिया है तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपने संचार डाल दिया है तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको फर्टिलाइज़र डालना ही नहीं है, लास्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आपको लगे ऐसा कुछ कि भाई डिसीज़ डेवलप हो रहा है, तो मैं आगे के स्टेप में दिखाऊंगा, बताऊंगा, बट लास्ट स्टेप में अगर आपको ऐसा लगे कि उखेड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा फर्टिलाइज़र, वो दवाई डालने के लिए आप डाल सकते हो। तो 6 क्विंटल प्रोडक्शन के लिए ये यहाँ पे जो दूसरा वेजिटेटिव फेज़ का अर्ली वेजिटेटिव
शुरुआती दिनों में 1 महीने के बाद जो वृद्धि विकास होता है उसके लिए हमने बात की। अभी मेन पॉइंट आने वाला है कि अभी डालियाँ बन चुकी है, अभी क्या हो सकता है। तो खास करके आपने अभी वेजिटेटिव फेज और डालिया तक आ गए, तो उसके बाद खास करके फूल और फल अवस्था आती है। कई किसान भाइयों को ये भी प्रश्न होता है कि सर 30 दिन में तो आपने पहले पानी और खाद का बता दिया, अभी कुछ नहीं करना है, तो कितने पानी भी देने चाहिए और फूल और फल अवस्था पे क्या स्पेशल ट्रीटमेंट जो आपने बोला कि जो चरमा भी आता है, साथ साथ में जो थ्रिप्स और माहू भी आते, तो कभी कभी ये तीनों प्रश्न एक साथ में आ जाते, तो उस समय किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अभी प्रयाग भाई है ना, किसान भाई एक क्रिटिकल फेज में पहुंच चुके हैं। अभी डालिया 30 दिन के बाद, 30 दिन में आपने सब कुछ सही किया, अभी डालिया अच्छी तरह से बन रही है। मान लो नई नई डालियाँ आ रही है, पौधा बड़ा भी हो रहा है। तकरीबन पौधा 1 सवा 1.5 फीट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट का। वातावरण और ठंडा हो गया, आप समझो दिसंबर एंड आ चुका है अभी, बराबर, और ठंडा हो चुका है। यहाँ पे थ्रिप्स माहू मोइला तो आएगा ही आएगा, चरमा तो आएगा ही आएगा, बराबर। उसके लिए तो नियंत्रण आप कर पाओगे, दवाई बहुत सारी है, लेकिन यहाँ से एक शुरू होती है रेजिस्टेंस मैनेजमेंट की प्रक्रिया, पहली बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न पानी। अभी यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग है, बहुत मीडियम और हेवी सॉइल है, जहाँ पे जैसे आप पानी लेते हो तो 10-12 दिनों में आपको वराप होती है, बराबर, वापसा कंडीशन। तो वो ज़मीन में अभी ये 30 दिन पे जो पानी दिया वो लगभग लास्ट पानी है, मतलब मध्यम से भारी मिट्टी वालों के लिए लास्ट पानी। हाँ, जिसकी ज़मीन बलुई है, बलुई दोमट है, बहुत हल्की ज़मीन है, जिसके वहाँ वापसा कंडीशन या तो वराप जिसको बोलते हैं, वो अगर 3-4 दिनों में हो जाती है तो एक 50-55 दिन पे पानी देना चाहिए, और वो लास्ट पानी है उनके लिए। बाकी सब तो ओस बिंदु से हो जाएगा। आप देख सकते हो दिसंबर जनवरी महीने में बहुत सारी ओस पड़ना शुरू हो जाती है। अभी ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही मतलब आप समझो कि ये जीरे का डाली है, बराबर, ये मुख्य थल है, उसमें से डाली निकली है। यहाँ पे ओस बिंदु जमा होता है, ये ओस बिंदु जमा रहता है तो वहाँ से वीक कर देता है ये पौधे को, यहाँ से वीक करके इसको गिरा देता है, बराबर। किशन भाई ये बहुत अच्छी तरह से समझना, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोई आपको मार्केट में नहीं बताएगा, बराबर, बहुत समझने वाली बात है। दिसंबर और जनवरी महीने में ओस गिरती है। ओस एक्चुअली क्या है, बराबर, ओस जो है वो पानी है, हवा में पानी था, वो पानी ज़मीन पे आ रहा था, लेकिन बीच में आपका जीरा आ गया तो जीरे के ऊपर अटक गया, बीच में आपका सरसों आता है तो सरसों पे अटक जाएगा। ये जो प्रश्न है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ओस से शुरू होता है और पाले पे ख़त्म होता है। अभी समझो कि दिन का तापमान आपका 25 डिग्री है, बराबर, नॉर्मली दोपहर में 25 आसपास, दोपहर में 3 बजे 25 डिग्री टेम्परेचर है। कभी कभी 20 भी होता है, दिसंबर एंड में और जनवरी में कभी कभी 15 भी होता है। और फिर वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, शाम को 5 बजे आते आते 10 के नीचे चला जाता है, बराबर। तो हवा की जो नमी होती है ना, वो पृथ्वी की ओर आती है। ऊपर तापमान कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे नमी नहीं आती। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है, 10 डिग्री होता है, 10 से फिर धीरे धीरे कम होता है, इसलिए आपको देखना पूरे दिन में आपको वो शबनम है, वो नमी है, मतलब ओस बिंदु है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, शाम होते दिखने लगेंगे। क्रिकेट आप देखते हो तो पता चलेगा, डे नाइट मैच में भी ऐसा होता है, शाम होते ही वो शबनम आने लगती। तो जैसे जैसे शाम होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, धरती का तापमान कम होता है, तब जाके ओस बिंदु वहाँ पे बैठने लगते हैं। ओस बिंदु नहीं है, पानी है, तो पानी बैठने लगता है, बराबर। अभी उससे आगे बढ़ते हैं, अभी चलते हैं 10 बजे, रात के 10 बजे क्या हाल होता है। एक तो दिसंबर एंड या तो जनवरी का महीना है, वहाँ पे अगर आपका तापमान गिर के रात को 10 बजे तक आप जब पहुँचते हो तो धरती का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पौधे के आसपास में तापमान कम हो जाता है, जैसे कि माइक्रो क्लाइमेट, और ऊपर थोड़ा और कम होता है, बराबर। तो कैसा होता है कि यहाँ पे आप समझो कि कोहरा है, पत्ते के ऊपर ओस है और ज़मीन थोड़ी गर्म है। 7 से 10 बजे के बीच में ओस बिंदु जम जाता है, मतलब 10 बजे तो पक्का ओस बिंदु होता है। 10 बजे से लेकर सुबह में 7-8 बजे तक ये ओस बिंदु रहता है, तब तक जब सूरज की पहली किरण नहीं आती तब तक। अगर सुबह में 7 बजे सूर्य की किरण नहीं आई, बराबर,
और ये कोहरा ज़्यादा चलता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक चलता है, सूर्य की किरण नहीं आ रही, तो वो उस बिंदु वहाँ का वहाँ रह जाएगा। और होगा क्या कि वहाँ पे रात को 10 बजे से लेके सुबह में 10 बजे 12 घंटे तक अगर वो उस बिंदु रहता है तो वहाँ पे फंगस लगने का 100% चांसेस हो जाता है। तो चरमा पाउडरी मिल्ड्यू तो आएगा ही आएगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पाउडरी मिल्ड्यू के जो बीज होते हैं, मतलब जो बीजाणु। स्पोर्स बोलते हैं, वो स्पोर्स ज़्यादा जर्मिनेट हो जाएंगे, जल्दी डिसीज़ लगेगा। किसान भाइयों, इसके आगे की भी कहानी है, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। इसके आगे क्या होगा कि ये तो फंगस आई, मर गया या नहीं मरा, वो कैसे बचाना है उसको अलग बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रात को 12-1 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक टेम्परेचर डाउनफॉल होते 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 अगर 0 हो गया तो मतलब वो पानी जो है वो जम जाएगा। हाँ, तो बर्फ पानी जैसा। ऊपर जमा, मतलब अभी मैंने बताया था कि ये डाली के ऊपर यहाँ पे ओस बिंदु गिरा था, वो 0 डिग्री हो गया तो वो जम जाएगा। वो जम गया तो अंदर का पानी भी जमना शुरू हो जाएगा। अंदर का पानी जमना शुरू हो गया मतलब अंदर कोस में जो पानी होता है पौधे में, वो बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ होता है क्रिस्टल, बराबर, वो ब्लेड जैसा होता है, वो जो भी कोस होता है उसको चीर फाड़ डालेगा। वहाँ उसी रात को जीरा ख़त्म हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक रास्ता है। मैंने जैसे बताया कि ज़मीन का तापमान मानो कि 3 डिग्री है तो ही ऊपर का तापमान 0 जाएगा, मतलब ये 3 डिग्री ज़मीन ज़्यादा गर्म रहती है। आपको करना क्या है, ज़मीन को ठंडी कर देना है। अगर ज़मीन ठंडी हो गई, माइक्रो क्लाइमेट से ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो पानी ज़मीन में चला जाएगा, इसलिए आपको पानी देना है। अच्छा, बराबर। ओके। तो ये सीधा साधा उपाय है, पानी दे दोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन पानी जो जमा है ऊपर वो 12 घंटे टिक गया तो आपको फंगस तो लगे, प्लांट मरेगा नहीं, फ्रॉस्ट से, पाले से तो नहीं मरेगा, लेकिन फंगस से जरूर मरेगा। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी की बात करने के लिए मैं पूरा का पूरा ये ब्यौरा मैंने आपको बताया, जो वैज्ञानिक घटना है कि तापमान कैसे कैसे घंटे दर घंटे कम होता है और कम होने के बाद क्या क्या घटनाक्रम होती है और उस घटनाक्रम को लेके आपके पौधे पर क्या असर होता है। पानी एक सीधा साधा उपाय है, दूसरा धुआं उपाय है, तीसरा उपाय है बहुत ही बढ़िया है, जो फंगस भी ना लगे और फंगस लगती है तो पौधा रेजिस्टेंस कर जाए, ऐसा है एक सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन से। सिलिकॉन का आपको स्प्रे करना चाहिए उस टाइम पे, पौधे को मजबूत रखना चाहिए। सिलिकॉन क्या होता है कि हर एक कोष के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं, बराबर। इंटरसेल्यूलर स्पेस, एक कोष है दूसरा कोष के, उसके बीच में ये जगह बनी, उस जगह में सिलिकॉन भर जाता है। वो सिलिकॉन भरने से क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा मजबूत, इवन डिसीज के सामने भी रेजिस्टेंसी देता है, रोग के सामने भी प्रतिकार शक्ति देता है। तो सिलिकॉन का स्प्रे करो। दूसरा ये कोष है, अभी कोष को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और पोटास देना चाहिए, जिसके लिए आप नैनोवीटा कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हो, जिसके लिए आप 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हो, जिसमें पोटास आती है। तो आप कैल्शियम है, नैनोवीटा कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, नैनोवीटा बोरॉन, 13-0-45 वगैरह का स्प्रे नवंबर एंड दिसंबर से लेके जनवरी की 15 तारीख तक आप करते हो। ये सबका एक एक छंटकाव करते रहना चाहिए कोई भी दवाई के साथ, तो आपको अच्छा रहेगा, थोड़ा मजबूती प्रदान करेगा। तो आपका पौधा जितनी डालियाँ है वो डालियाँ बरकरार रहेगी, उसके ऊपर जितने छत्र आने थे उतने आएंगे। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जब हम 6 टन का प्रोडक्शन टारगेट लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आप नोट ले सकते हो, आपकी डायरी में ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आप कहाँ से, मतलब नवंबर की 15 तारीख से लेके जब उग जाता है तब से लेके दिसंबर की 15 तारीख और जनवरी की 1 तारीख, ये जो 1.5 महीना है उसके बीच में जब वृद्धि विकास होगा, डालियाँ बढ़ेगी, उसमें फ्लावरिंग से पहले की जो प्रक्रिया है वो होगी, वो सबके लिए ये बहुत ही मायने रखने वाली घटना है। यहाँ पे आप जो पानी मैंने बताया वो पानी एक्चुअली इरिगेशन यानी सिंचाई की तरह नहीं देना है, ये पानी देना है सिर्फ और सिर्फ जीरे को पाले से बचाने के लिए, बराबर। और यहाँ पे आप दूसरे केमिकल भी बाज़ार में उपलब्ध है, वो भी कर सकते हो, और अलग अलग तरह की प्रक्रिया है वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया वो एक कारगर उपाय है, वो भी आप कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था कि 6 मुद्दे का कार्यक्रम, बराबर, उसमें एक लास्ट पॉइंट बचता है कि यहाँ फ्लावरिंग की शुरुआत होने वाली है। किसान भाइयों, यहाँ पे माहू, मोइला और थ्रिप्स और
डिसीज में कालिया चर्म, कालिया, चरमा और छछिया, छछिया। बराबर, ये रोग आने की संभावना है। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उसके लिए कौन सी इंसेक्टिसाइड चाहिए या कौन सी, बहुत सारी अवेलेबल है, एग्रोस्टार के पास भी अवेलेबल है, आप मंगवा भी सकते हो उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लेते हो ना तो 20 से 40% उत्पादन बढ़ सकता है। वो सर कैसे? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि क्यूमिन एक 20 से 40% क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, कि यानी कि एक पौधे की परागरज दूसरे पौधे की परागरज मादा पे जानी चाहिए, और वो काम करती है मधुमक्खी, बराबर। वहाँ पे आप जब फ्लावरिंग शुरू होता है, नीट एंड क्लीन बादल होते हैं, सूर्य प्रकाश कंप्लीट होता है, उस टाइम पे मधुमक्खी को आकर्षण करे ऐसे कार्यक्रम करें। जैसे पानी थोड़ा खुला छोड़े नल में से टपकता हुआ, तो वहाँ पे मधुमक्खी आती है। दूसरा, कोई अच्छी सी गंध वाला, मतलब कि कोई सुगंधी, मतलब ऐसे तो आ जाएगी, उसकी जीरे की खुशबू ज़्यादा होती है, लेकिन पहले से अभी से आसपास में कहीं पे धनिए का प्लांट लगा के रखे, ये सौंफ का प्लांट लगा के रखे, 10-15 प्लांट अलग अलग जगह पे लगा के रखे, उसकी खुशबू से आएगा तो वो काम करे। और वो जब मेहमान आते हैं तो आपके लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि आपका 20 से 40% उत्पादन बढ़ाने वाले हैं, बराबर। क्योंकि जीरा 20 से 40% तक क्रॉस पोलिनेशन बाहर से होगा और वो मधुमक्खी कर सकती है, आप आपके हाथ से नहीं कर सकते। उस टाइम पे, उस दौरान लगभग 15 से 25 दिन का पीरियड है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का पीरियड है। वो 1 महीने के पीरियड में ऐसी दवाई का प्रयोग नहीं करना है जो मधुमक्खी को मारती है। जैसे कि सर? जैसे कि बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, उसमें जो लिस्ट ऐसी है कि जो नहीं करनी चाहिए जो करनी चाहिए बहुत छोटी सी लिस्ट है, लेकिन वो भी मारती है, बराबर। तो आपको क्या करना चाहिए उस समय पे, आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। तो कैसे कि फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले ही आप माहू मोइला के लिए एडवांस में पेस्टिसाइड मार दो, ओके, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, बराबर। बराबर। दूसरा, फंजीसाइड भी ऐसी स्प्रे कर दो कि 15-20 दिन 25 दिन का रिजल्ट आए। सिलिकॉन का स्प्रे कर दो जिसकी वजह से पौधा मजबूत हो जाए। हाँ, उसके बाद में आप बोरॉन है, मतलब पोषक तत्व है, 13-0-45 है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, नैनोविटा कैल्शियम है, उसका स्प्रे बाद में करते रहो, लेकिन कोई भी जहरीली चीज़ का स्प्रे मत करो, जिसके कारण ये मधुमक्खियों को मरने का हाँ, मधुमक्खी मर सकती है, ऐसे केमिकल स्प्रे मत करो। उस टाइम पे हमको बताओ, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ये कॉमन चीज़ नहीं है, इसलिए उस टाइम पे अवेलेबिलिटी, सिचुएशन, कौन सा डिसीज़ है, कौन सी पेस्ट है, कौन सी अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर कैसा है, रीजन कौन सा है, उसके हिसाब से हम आपको रिकमेंडेशन करेंगे। कहने की बात है कि पूर्व तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, कि फ्लावरिंग आने वाली है, पहले से ही आप स्प्रे करके रखो, बराबर। पौधे को मजबूत रखो, पानी वगैरह जो भी व्यवस्थापन है 50-55 दिन पे अगर आप लास्ट पानी देना चाहते हो तो दे दो। तो ये सब करने से आपका फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, फ्लावरिंग में पोलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, वो 20 से 40% उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है, वो करेगी। अभी ये सब प्रक्रिया के बाद में एक पॉइंट और बच जाता है, वो जो है कि जैसे मैंने बताया कि डाली आती है, बराबर। पहले 30 से 55 दिनों में डाली आ गई, फिर अभी हमने जो चर्चा की वो फ्लावरिंग और फ्लावरिंग आने की। किसान भाइयों, पोषक तत्वों में इस समय पे मैंने सब कुछ बताया, लेकिन और एक बताना चाहता हूँ। पूरे क्यूमिन ग्रोइंग एरिया में, यानी कि गुजरात का कच्छ हो, सुरेंद्रनगर हो, राजकोट का कुछ इलाका हो, बनासकांठा हो, पाटण हो, मेहसाणा हो, या राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, या आप जोधपुर, नागौर या सांचौर, कहीं पे भी ले लो, जिंक कहीं पे है ही नहीं। अच्छा, मिट्टी के अंदर ही नहीं है, जितना चाहिए उतना है ही नहीं, और जो है वो अवेलेबल नहीं है। कारण कि आप जानो, मैंने एक मुद्दा बताया था, पानी की लवणीयता। हाँ, तो पानी की लवणीयता ज़्यादा है यहाँ पे, जिसके कारण जिंक हाँ, पौधा नहीं कोई भी खेत में जाओ यहाँ पे पानी का टेस्ट करो, आपको 1000 से नीचे TDS नहीं मिलेगा। कई गांव में तो मैं घुमा हूँ, वहाँ पे बोल दिया कि ये ज़मीन खेती के लायक ही नहीं है, बराबर। तो किसान भाइयों, वहाँ पे एक तो पानी की लवणीयता ज़्यादा है, वहाँ पे TDS 1500 से ज़्यादा है, प्लस pH वहाँ से 8 के ऊपर है, तो जिंक अवेलेबल है ही नहीं। तो आप ज़मीन में, मैंने पहले बताया था, कुछ सल्फर के साथ थोड़ा बहुत डाल सकते हो, लेकिन इस समय पे जिंक आपको स्प्रे करना पड़ेगा। 1 स्प्रे करो, 2 स्प्रे करो, हमारी कंपनी का करो, दूसरी कंपनी का करो, किसी का भी करो, EDTA का करो, HEPA का करो, कोई भी फॉर्म में करो, लेकिन जिंक स्प्रे करना जरूरी है, मस्ट एंड शुड।
नहीं तो आपका फ्लावरिंग बहुत कम आएगा। दाने का जो है ना, दाने जो होता है ना, उसके उसमें अंदर चमक जो नहीं है। चमक नहीं आएगी। बराबर। सल्फर तो आप डाल देते हो, अभी जिंक डालना पड़ेगा। दूसरा लास्ट मुद्दा यहाँ पे, इस समय पे फ्लावरिंग के आसपास में हो सके तो पानी स्प्रे करने के लिए अच्छा लीजिए। बराबर। अच्छा मतलब कैसा, थोड़ा 500-600 TDS का पीने का पानी से स्प्रे कीजिए। ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली जैसलमेर के अंदर। बनासकाठा वाले तो कहीं से भी ला देंगे, नर्मदा का पानी है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको अवेलेबल है नहर वहर का पानी तो वहाँ से स्प्रे कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम फ्लावरिंग तक की बात और फ्लावरिंग में क्या कर सकते हैं उसकी बात यहाँ पे अभी हम रखते हैं। दूसरा आगे का चर्चा अभी करेंगे। तो जैसे कि तुषार सर अभी फूल अवस्था तक तो आपने बता दिया कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, बट खास करके किसान भाइयों को जीरे की खेती के अंदर जो दाना अवस्था आती है तब 2 से 3 प्रकार की समस्या एक साथ आती है, जैसे कि कालिया चर्मी भी आता है, नीचे उखेड़ा भी आता है, और साथ साथ में दाना अच्छा भरने और दाना बड़ा करने का और उसमें ऑयल की मात्रा अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए, और इसी समय ज़्यादातर किसान भाई बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो स्पेसिफिकली इस साल की मैं बात करता हूँ। नॉर्मल सिचुएशन भी थोड़ी बहुत ऐसी रहती है, लेकिन इस साल में थोड़ा भारी माहौल है। इस साल बहुत बारिश गिरी है, राजस्थान में भी गिरी है, इवन जैसलमेर में भी बहुत बारिश गिरी है, कच्छ में भी बहुत गिरी है। मतलब बराबर। 20-25 सालों का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है तोड़ वो दिया है। तोड़ दिया है। तो ज़मीन में नमी बहुत होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो नमी अभी तक बरकरार रहेगी और वो ठंडी का माहौल है ज़मीन। और आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे जीरा होता है वो ज़मीन कैसी है, लवणीय है। अभी लवणीय मिट्टी ज़्यादा पानी पकड़ती है, तो पानी ज़्यादा पकड़ के रखे तो स्वाभाविक है कि माहू मोहिला आना रहेगा रहेगा। और बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा, यहाँ पे थ्रिप्स का भी माहौल थोड़ा बहुत रहेगा। वो थ्रिप्स का मुझे टेंशन नहीं है, थ्रिप्स थोड़ी कम रहेगी ऐसा लग रहा है वातावरण को देख के, क्योंकि माहू मेला बढ़ता है तो थ्रिप्स थोड़ी कम आती है। लेकिन पाउडर मिट्टी बढ़ेगा, छासिया जिसको बोलते हैं, दहिया वगैरह। दहिया बोलते हैं, छाछिया बोलते हैं, वो खतरनाक तौर पे आता है। वहाँ पे दानों का सेटरिंग कर देता है, दाने सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। और ये तो मैं आपको रोग की बात कर रहा हूँ, और आपने तो मुझे ऐसा पूछा है कि दाने का साइज़ बढ़ाना चाहिए, दाने में ऑयल बढ़ना चाहिए, कलर क्वालिटी बढ़ना चाहिए। तो ये सब के लिए जो मैंने किशन भाइयों बताया था, पहला दूसरा तीसरा स्टेप में जो बताया था, खास करके फिर से बताता हूँ कि आपको लास्ट में जिंक बताया था, तो जिंक का फ्लावरिंग के टाइम पे एक स्प्रे करना चाहिए, सिलिकॉन का 1-2 स्प्रे करना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट या तो नैनोविटा कैल्शियम का स्प्रे करना चाहिए, 13-0-45 का 1-2 स्प्रे करना चाहिए, फॉस्फोरस और संचार जो मैंने पहले ज़मीन में डालने के लिए बोला था, बाद में यूरिया के साथ सल्फर बोला था, वो डालना चाहिए। वो डालने से आपका दाना मजबूत रहेगा, कलर क्वालिटी भी आएगा, थोड़ा रेजिस्टेंसी रहेगा। लेकिन इस दानों की अवस्था में ज़्यादातर अभी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है कि जिसको एक्सपोर्ट करना है ना, वो लोग जो नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप है वो इंसेक्टिसाइड छिड़काव नहीं कर सकते। बराबर। जैसे कि थायोमिथोक्साम है, इमिडाक्लोप्रिड है, वगैरह का स्प्रे नहीं कर सकते। दूसरे वाले कर सकते हैं, जिनको इंडिया में सेल करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये दवाई बहुत अच्छी होती है, माहू मैला वगैरह से बचाती है, तो ज़्यादातर किसान भाई कर देते हैं। लेकिन जिसको एक्सपोर्ट करना है और माहू मैला ज़्यादा है, उनको फ्लावरिंग से लेके दाने बनने तक नीम आधारित, नीम ऑयल बेस। नीम ऑयल बेस्ड दवाई का ज़्यादा छिड़काव करना चाहिए। मॉइस्चर नमी जब ज़्यादा रहती हो तो बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे बेवेरिया बेसियाना वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट में आपको अगर स्प्रे करने का मौका मिले, दाने बन रहे हैं, अभी दाने सूखे नहीं है, हरे दाने हैं, तब एक ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का स्प्रे करना चाहिए। ये मेरी आपकी पर्सनल राय है, मेरा अनुभव है कि जहाँ पे आप ये ट्राइको सूडो का स्प्रे करते हो तो जो फफूंदी है उसको तो नियंत्रण में उसके सामने तो नियंत्रण मिलता ही मिलता है, लेकिन सूडोमोनास के अंदर नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया किसान का मित्र बैक्टीरिया है और वो दानों की चमक भी बढ़ाएगा, फंगस को भी नियंत्रण करेगा। तो आप ये सब अनुअनी उपयोग कर सकते हो। ज़मीन में मैंने पहले बताया था जैसे कि भी संचार डालना चाहिए तो संचार ज़्यादा डालो, 10 किलो की जगह पे 20 किलो डालो, या तो आप ऑर्गेनिक का कोई भी मटेरियल डालो ज़मीन में, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। उखेड़ा अगर बहुत आता है तो आप फ्लावरिंग के टाइम पे ज़मीन में ट्राइकोडर्मा डालो और फिर पानी देना बंद कर दो। वातावरण से जो नमी आती है उससे ट्राइकोडर्मा अंदर ग्रोथ शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्राइकोडर्मा किसान ऐसे ही डाल देते हैं,
ट्राइकोडर्मा किस पे जिंदा रहेगी? उसको भी एक फूड चाहिए। हाँ, तो वो ऑर्गेनिक मैटर अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सब करना चाहिए। बताइए अभी आपका प्रश्न। तो खास करके सर ये स्प्रे करेंगे ट्राइकोडर्मा शुडो तो मतलब जो कालिया चर्मी भी है, छाछी है, वो भी कंट्रोल होगा और साथ में दाने की चमक भी बढ़ेगी। और कहीं कहीं किसान भाइयों का ये भी प्रश्न होता है कि दाना सेटिंग तो अच्छा हुआ है बट दाना जो है वो मुरझा जाता है या फिर वो उसके अंदर जो उसके ऑयल की मात्रा होनी चाहिए या जिसको किसान से रेट अच्छे मिलते हैं और दाने की एकदम बोल्ड साइज, तो वो कैसे बनाए? वो मैंने बताया ना कि पहले से वो करना पड़ता है। जब पहले चरण से स्टार्ट पहले चरण से स्टार्ट करना, अचानक लास्ट में कुछ ऐसा नहीं होता। ये जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली प्रॉब्लम होता है सौंफ में। सौंफ में ज़्यादातर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक या पानी दे दो तो ऊपर से हनी ड्यू निकल जाता है और दाना मुरझा जाता है। वो जीरे में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फॉस्फोरस सही में डाला है, ऑर्गेनिक कंटेंट ज़मीन में सही है, जिंक डाला है, कैल्शियम डाला है, पोटाश डाला है, सिलिकॉन डाला है, तो ये प्रश्न आने की संभावना लगभग नहीं है। किसान भाइयों, अभी ये पूरा का पूरा जीरो का वीडियो आपने देखा, मतलब जीरो से लेके आपका प्रोडक्शन तक A to Z इंफॉर्मेशन आपने देखी। मैंने सब स्टेप बाय स्टेप बताया था। इसमें जीरे का उत्पादन जैसे प्रयाग भाई ने पहले बताया कि 1.5 क्विंटल से लेके 4-5 क्विंटल तक मिलता है और मैंने 6 क्विंटल की तरकीब बताई है कि ये तरकीबों से आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। किसान भाइयों, ये तरकीब अपनाने से आपके वहाँ 1.5-2 क्विंटल आता है तो 3 क्विंटल आएगा, 3 क्विंटल आता है तो 4 क्विंटल आएगा, 20 से 25% तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे आप वो मोलेक्यूल का उपयोग करो या ना करो, लेकिन आप जो स्टेप फॉलो करोगे उससे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर। जीरे की खेती के अंदर 6 क्विंटल प्रोडक्शन लेने का आज आपने रामबाण इलाज बताया और आपका जो 20 सालों का जीरे की खेती का और ओवरऑल एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है वो हमसे साझा करने के लिए एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और किसान भाइयों, ऐसे ही रसप्रद और अच्छी सी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप अपने एरिया के अंदर कितना प्रोडक्शन लेते हैं वो ज़रूर बताइए। और ये वीडियो के अंदर आपको जानकारी कैसे लगी और कौन से टॉपिक के ऊपर हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं, विनंती लेते हैं और जय जवान जय किसान।